जब देश की बहुसंख्यक आबादी अपने धर्म, आस्था और परंपरा से जुड़े कार्यक्रमों में व्यस्त है, तब क्या इन त्योहारों में विघ्न डालने की कोशिश हो रही है? क्या जब देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है तो उसे रोकने का प्रयास हो रहा है? देश भर में नवरात्रि मनाई जा रही है। सनातन परंपरा के मुताबिक अलग अलग शहरों में मां दुर्गा के लिए पूजा पंडाल सजे हुए हैं। सनातन आस्थावानों के लिए नवरात्रि के साथ ही त्योहारों की पूरी श्रृंखला शुरू होती है। दीपावली तक रामलीला, मेले, त्योहारों और पूजा पाठ का दौर चलता है। मतलब पूरा महीना ही पवित्र माना जाता है। जब देश की बहुसंख्यक आबादी अपने धर्म, आस्था और परंपरा से जुड़े कार्यक्रमों में व्यस्त है, तब क्या इन त्योहारों में विघ्न डालने की कोशिश हो रही है? क्या जब देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है तो उसे रोकने का प्रयास हो रहा है? क्या अराजकता का माहौल बनाया जा रहा है? क्या जानबूझकर माहौल बिगाड़ने की साजिश हो रही है? क्योंकि एक अलग ही नैरेटिव तैयार हो रहा है। कानपुर में एक पोस्टर को लेकर जो विवाद शुरू हुआ था, भाई वो पूरे देश में फैल गया है। आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर देश के अलग अलग शहरों में भीड़ सड़क पर आ जा रही है। हंगामा काटा गया, सर तन से जुदा के नारे तक लगा दिए गए। कुछ कट्टरपंथी मौलानाओं से लेकर वोट बैंक वाले नेताओं ने तो अपने अपने कोने पकड़कर इस हंगामे में और आग में घी डालने का काम शुरू कर दिया। कुछ चेहरे ऐसा माहौल बनाते दिखे कि नरेंद्र मोदी के राज में जैसे मुसलमान आई लव यू मोहम्मद भी नहीं बोल सकता। पोस्टर लगा दिया तो गुनाह हो गया मुसलमान के लिए। क्या वास्तव में ऐसा हुआ है या फिर विघ्न डालने के प्लान को एग्जीक्यूट किया जा रहा है? क्योंकि एक तरफ पीएम मोदी देश की अर्थव्यवस्था को रॉकेट बनाए हुए हैं, रिफॉर्म पे रिफॉर्म कर रहे हैं, दूसरी तरफ अलग ही बवाल मचा जा रहा है। आज की एक्स्ट्रा क्लास में बात हंगामे और उकसावे के पीछे के इसी नैरेटिव की, और बताऊंगा कि क्यों देश के सभी वर्ग को ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है। लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट से। उठा है हंगामा तो दरियाफ्त कर, मुल्क में ये हवा चली कहां से है? गुबार उठ रहा है चारों तरफ, पता कर जरा आग जली कहां से है? पोस्टर के जवाब में पोस्टर, नारे के जवाब में नारे, गजब ही माहौल हो गया देश के कई शहरों में। सवाल यह है कि क्या पोस्टर लगाकर नवरात्रि के त्योहार में बाधा डालने की साजिश हुई? क्या कुछ नेताओं ने उकसाने भड़काने की कोशिश पूरे मामले में की? क्या सिर तन से जुदा वाली गैंग पवित्र नारे को आगे कर अलग खेल खेल रही है? पहले कानपुर, फिर उन्नाव, उधम सिंह नगर, वाराणसी और मुरादाबाद जैसे बवाल करने का पूरा प्लान एग्जीक्यूट कर दिया गया। शोर ऐसा मचाया गया कि जैसे देश के भीतर आई लव मोहम्मद कहने पर एक्शन लिया जा रहा हो। उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड ही नहीं, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना में भी आई लव मोहम्मद वाली लाइन पर खूब हंगामा हुआ। कानपुर की एक छोटी सी घटना को लेकर जिस तरह से पैन इंडिया एक लहर उठाने की कोशिश हुई, उसे लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि गेम कुछ और ही चल रहा है? क्योंकि एक जगह नहीं, कई जगहों पर ऐसे प्रदर्शनों के दौरान सिर तन से जुदा के नफरती नारे भी खूब लगे। सोशल मीडिया से लेकर हर जगह हवा यही बनाई गई कि यूपी में आई लव मोहम्मद बोलने पर पाबंदी लगाई जा रही है। बरेली में तो मौलाना तौकीर रजा पूरे मामले में सीधे सीधे धमकाने और उकसाने वाले अंदाज में नजर आए। सुनिए जरा। आई लव मोहम्मद पे भाई हिंदुस्तान का, दुनिया का मुसलमानों का बच्चा बच्चा रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है, और जान देना पड़े तो देने को तैयार और जान लेना पड़े तो लेने को तैयार। उस पर आप आई लव मोहम्मद कहने की बुनियाद पर रखकर मुकदमा कर देते हो। इससे ज्यादा अन्याय क्या कर सकते हो? जिला प्रशासन शासन सब हमारे खिलाफ हैं। ऐसी सूरत में अगर मुसलमान नाउम्मीद होकर सड़कों पर आ गया तो उसकी जवाबदेही किसकी होगी? तो क्या मौलाना तौकीर रजा के ऐसे बयानों का असर था जो बरेली में जुमे की नमाज के बाद हुआ? अराजक भीड़ ने सुरक्षा व्यवस्था में लगी पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। पुलिस बल वहां पे लगा हुआ था, मजिस्ट्रेट्स जो वहां पे लगे हुए थे, इनके द्वारा बहुत संयमित तरीके से वहां जो भीड़ आई अचानक से उसको रोकने का प्रयास किया गया, समझाने बुझाने का प्रयास किया गया। उसके बावजूद इस भीड़ के द्वारा बैरिकेडिंग को तोड़ के पुलिस बल के साथ दुर्व्यवहार करते हुए
इस्लामिया कॉलेज पहुंचने के लिए प्रयास किया गया और उसके अंतर्गत पुलिस के ऊपर हमलावर हुए, पुलिस के ऊपर पथराव किया गया। बरेली में हुए पथराव में करीब 22 पुलिस वाले घायल हुए। कई पुलिस वालों को फायर आर्म्स इंजरी हुई, यानी हिंसा और पथराव के दौरान फायरिंग भी की गई। वहां से कुछ ब्लेड्स, खोखा कारतूस 12 बोर और 315 बोर के जो संभवतः फायरिंग में यूज होंगे वो रिकवर किए गए हैं। जिंदा कारतूस रिकवर किए गए हैं। एक तमंचा 12 बोर का जो संभवतः वहां किसी उपद्रवी के पास से गिर गया था भगदड़ में, एक ये रिकवर किया गया है। अवैध चाकू, लाठी डंडे और कुछ कांच की टूटी हुई बोतलों के टुकड़े जिनसे पेट्रोल की बदबू आ रही है, जो संभवतः पेट्रोल भर के लाया गया था, ये सारी चीजें वहां से जो घटनास्थल था खलील किराए का, वहां से बरामद की गई है। हालांकि बरेली में पुलिस ने अराजक भीड़ पर एक्शन लिया और मोहब्बत के नाम पर नफरत की लाइन पकड़ने वालों को लाइन पर लाने का इलाज भी बखूबी किया गया। आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर वो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है ये? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर, 17 के पहले यही होता था। और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। यूपी में दंगाइयों को भाषा का व्यवहार असरदार तरीके से सिखाने का लंबा अनुभव योगी और उनकी पुलिस को है। जो भूल जाते हैं उनको निश्चित डोज यूपी पुलिस समय समय पर देती रही है। बरेली को अशांत करने के प्लान को एग्जीक्यूट करने वाले कारकुनों से लेकर उनके मास्टरमाइंड यानी आका तक पहुंचने में फिलहाल पुलिस लगी है। ये भी बहुत आवश्यक है कि हम इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता करें कि जो ग्राउंड पे लोग मौजूद थे, जो अलग अलग चौराहों पे पुलिस के साथ मिसबिहेव कर रहे थे, पुलिस के ऊपर हमलावर थे, पथराव कर रहे थे, और इनके पीछे कौन व्यक्ति था जो इनसे लगातार संपर्क में रहते हुए इनको ये करने के लिए उकसा रहा था। तो उस बिंदु पे इनसे पूछताछ की जा रही है। इनके मोबाइल फोन जिन जिनके रिकवर किए गए हैं उन मोबाइल फोन से भी एविडेंस कलेक्शन किया जा रहा है। बरेली में जो कुछ हुआ वो अनायास हो गया या किसी टूल किट को एक्टिव किया गया था, इसकी जांच पुलिस करेगी। मौलाना तौकीर रजा समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, पर सवाल गंभीर हैं। सवाल रेडिकलाइजेशन यानी कट्टरता के उस टूल किट को लेकर हैं जिसका इस्तेमाल देश को अस्थिर करने में टेरर आउटफिट करते रहे हैं। जांच एजेंसियों को शक है कि धर्म की आड़ में लोगों को, खास तौर पर युवाओं को भड़काने की कवायद की गई। अब जांच एजेंसियां सोशल मीडिया ग्रुपों की जांच कर रही हैं। इस खास पैटर्न में सबसे ज्यादा सॉफ्ट टारगेट युवा होते हैं। दरअसल पिछले दिनों देश की अलग अलग जांच एजेंसियों ने कुछ ऐसे ही मॉड्यूल का पर्दाफाश किया था जिसमें युवाओं को भड़काने की कवायद की गई। युवाओं में कट्टरपंथी विचारधारा पैदा करने की कोशिश की गई। सोशल मीडिया के जरिए भड़काऊ और जहरीले पोस्ट को बढ़ाकर मुसलमान युवाओं को रेडिकलाइज करने का खुलासा जुलाई के अंतिम हफ्ते में हुआ था, जब बेंगलुरु से गुजरात एटीएस ने शमा परवीन नाम की इस लड़की की गिरफ्तारी की थी। वो शमा परवीन जिसके ऊपर भारत में अल कायदा ऑनलाइन टेरर मॉड्यूल यानी AQIS की कमान संभालकर भारत के खिलाफ साजिश रचने के आरोप हैं। गुजरात एटीएस की जांच में खुलासा हुआ था कि शमा परवीन पाकिस्तानी जनरल मुनीर के गजवाए हिंद एजेंडे को भारत में फैला रही थी।
पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर से इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए बोल रही थी। शमा ने मुनीर से भारत पर आक्रमण करने की अपील की थी। उसने कहा था कि अब समय आ गया है जब पाकिस्तान को भारत में खिलाफत परियोजना को लागू करने की दिशा में कदम उठाने चाहिए। खिलाफत यानी खलीफा का राज, शरिया राज। खुलासा यह भी हुआ था कि शमा परवीन सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को रेडिकलाइज करती थी और भड़काऊ पोस्ट करती थी। देश के लिए यह समय बहुत क्रूशियल है, इसलिए क्योंकि हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि देश की तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था को पटरी से उतार दिया जाए। भारत के सामने बाहर और भीतर दोनों तरह की चुनौतियां हैं। कहीं ऐसा ना हो हमारी नासमझी का फायदा कोई दूसरा उठा ले। दोनों पक्षों को यह बात समझनी होगी। सोशल मीडिया पर सवाल तो यह भी पूछे जा रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ लोग जो हंगामे और अराजकता में अपनी सियासत का टूलकिट खोज रहे हैं वो इसी कोशिश में है कि माहौल बिगड़े। भाई धर्म कोई भी हो, मजहब कोई भी हो, उसका पालन करने का अधिकार सबको है, लेकिन सुनी सुनाई बात पर अग्रेसिव एक्शन ले लेना, देश के लिए सड़क, देश के खिलाफ आ जाना और अव्यवस्था के लिए यह सब ठीक नहीं है। इसलिए आपसे कह रहा हूं कि सोशल मीडिया हो या समाज, दोनों ही जगहों पर बहुत सतर्क और संवेदनशील होना जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी टूलकिट का हिस्सा बन जाए। पीएम मोदी जब सबका साथ सबका विकास का नारा देते हैं तो कोई धर्म जाति देख के देते हैं क्या? सबके लिए है। पर ओवैसी, तौकीर रजा जैसे नेताओं और कट्टरपंथी मौलानाओं का क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि निगाहें कहीं और निशाना कहीं और? क्योंकि वक्फ कानून संशोधन, 3 तलाक से लेकर सीए तक कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर भड़काने उकसाने का दाव तो चला नहीं। तो क्या अब नई फील्डिंग सजाई जा रही है क्या? मुस्लिम युवाओं को बरगलाना, उन्हें उकसाना और फिर इस्लाम के नाम पर उन्हें अराजक भीड़ का हिस्सा बनाना, टेरर आउटफिट से लेकर आईएसआई तक की नई मॉडस ऑपरेंडी बन चुका है। यूरोप के कई देशों में रेडिकलाइजेशन के जहर ने अपना काम किया है। यूरोप में फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, स्वीडन, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड्स और ब्रिटेन जैसे देशों में तो कई स्तरों पर बदलती हुई डेमोग्राफी और धार्मिक उन्माद बड़ी चुनौती बन चुका है। तो वहीं इटली, स्पेन, नॉर्वे, फिनलैंड और बोस्निया जैसे देशों में भी रेडिकल ग्रुप्स खतरे की घंटी बजा रहे हैं। I look at London where you have a terrible mayor, terrible mayor. And it's been so changed. Now they want to go to Sharia law. But you're in a different country. You can't do that. Both the immigration and their suicidal energy ideas will be the death of Western Europe if something is not done immediately. भारत के लिए चुनौतियां अलग हैं। 2014 में तुष्टीकरण और वोट बैंक वाला खेल बिगड़ने के बाद कथित सेकुलरिज्म का राग अलापने वाले नेता बेचैन घूम रहे हैं। लेकिन तब से ही कट्टरपंथी जमातों ने ये राग अलापना शुरू कर दिया था कि देश में मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है। चाहे योग हो, वंदे मातरम हो, भारत माता की जय जैसे नारे हो या हिजाब या फिर 3 तलाक कानून। ऐसे तमाम मामलों में कट्टरपंथी मौलानाओं ने अपने जहरीले फतवे देने शुरू कर दिए। ये नैरेटिव सेट करने की हर वक्त कोशिश रही कि मोदी और बीजेपी मुसलमानों के दुश्मन हैं। तो क्या कट्टरपंथी मौलानाओं ने मोदी राज को मुस्लिम युवाओं और बच्चों को रेडिकलाइज करने के एक अवसर के तौर पर लिया? मैं मुसलमान समाज से आग्रहपूर्वक कहता हूं, कम से कम अपने बच्चों की जिंदगी को तो सोचो, अपना भविष्य तो सोचो। मैं नहीं चाहता हूं कोई समाज बंधुआ मजदूर की तरह जिंदगी जिए क्योंकि कोई डरा रहा है। दूसरा, अगर आप बैठना उठना शुरू करोगे, भाजपा वाले आपको डर वाले लगते हैं, अरे जाओ ना 50 लोग बैठ करके भाजपा कार्यालय में एक दिन बैठे रहो, निकाल देंगे क्या आपको? आप देखिए क्या चल रहा है, कौन निकाल देगा आपको? कब्जा करो ना जाके बीजेपी कार्यालय का, कौन रोकता है आपको? तो क्या असल मुद्दा नैरेटिव है? क्योंकि सच यही है कि कानपुर वाली घटना में जो एफआईआर दर्ज हुई वो किसी के आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाने की वजह से नहीं हुई। ये बात खुद कानपुर शहर के काजी सरेआम बता चुके हैं।
यार जो हुई आई लव मोहम्मद के नाम पर जो चर्चा चल रहा है, तो वो थोड़ा उसको हमने आई लव मोहम्मद के नाम पर FIR तो नहीं है, वो बैनर फाड़ने के चक्कर में है FIR, उसमें मैंने पढ़ी है, उसको तफसील से देखा है। ये बदगुमानी है लोगों को, और उसकी सफाई अधिकारियों ने, पुलिसकर्मियों ने भी मुझे दी है। लेकिन एजेंडाधारियों ने मुसलमानों को भड़काने वाली लाइन चुनी, माहौल को बिगाड़ने वाला पैंतरा चुना और सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक पर खूब शोर मचा कि देश में मुसलमानों के आई लव मोहम्मद कहने पर FIR हो रही है। खुद को मुसलमानों का रहनुमा और हितैषी बताने वाले चेहरों ने मोर्चा संभाल लिया और भड़काने की भाषा का तबीयत से इस्तेमाल हुआ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी आज इस मुल्क में सबसे ज्यादा अगर किसी को निशाना बना रही है तो सेकुलरिज्म को खत्म करना चाहती है। बीजेपी संविधान को कमजोर करना चाहती है। किसी के घर पर अगर बुलडोजर चलता है तो मेरे घर पर चलता है। मेरे नाम निहाद हमदर्दों के घर पर बुलडोजर नहीं चलता। अगर किसी बच्चे को आई लव मोहम्मद का पोस्टर उठाता है तो उसका पोस्टर छीन लिया जाता है। सियासी चेहरों ने अपने सियासी हुनर को आजमाते माहौल बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। महबूबा मुफ्ती तो अलग ही लेवल पर पूरे बवाल को ले गई। अगर जय श्री राम जबरदस्ती लोगों से बुलवा के वो ऑफेंस नहीं है, वो गुनाह नहीं, वो गलती नहीं है, तो आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना ये तो बिल्कुल ये हिंदू मुस्लिम करके ही इनको वोट मिलता है। ओवैसी की पार्टी से लेकर समाजवादी पार्टी तक विपक्ष बरेली की घटना की निंदा कर रहा है। अखिलेश यादव ने कह दिया कि सरकार की तरफ से ताकत का इजहार करना उसकी कमजोरी की निशानी होती है। सरकारें लाठीचार्ज से नहीं, सौहार्द सद्भाव से चलती हैं, घोर निंदनीय। इनमें से एक नेता नहीं कह रहा है कि पत्थरबाजी भी निंदनीय है। इनमें से एक नेता नहीं कह रहा है कि सर तन से जुदा के नारे लगाना निंदनीय है। इनमें से एक नेता नहीं कह रहा है कि बिना परमिशन लिए सड़क पर इतनी भीड़ का निकल जाना प्रदर्शन के लिए निंदनीय है। क्यों भाई? कानून सबके लिए बराबर नहीं है। कोई नहीं कह रहा कि आप आई लव मोहम्मद मत बोलिए, लेकिन आई लव मोहम्मद को बोलने के साथ साथ जुमे की नमाज के बाद भीड़ आए और उसका शक्ति प्रदर्शन की तरह इजहार करने का प्रयास करे, ये आरोप लगे, क्या वो ठीक है? क्या अखिलेश यादव को पुलिस पर पथराव करते लोग नहीं दिख रहे हैं? सिर्फ ये दिख रहा है कि पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। अगर सब कुछ शांतिपूर्ण रहता तो ये नौबत ही क्यों आती? समाजवादी पार्टी तो कह रही है कि बरेली में जो कुछ हुआ वो सरकार के आदेश पर हुआ है। सुनिए एक बार। आई लव मोहम्मद लिखा, जो हर धर्म के लोग अपने अपने त्योहारों पर अपने अपने ईश्वर, अपने अपने भगवान, अपने देवी देवता, अपने पैगंबर इस्लाम सबके बारे में अच्छी बातें करते हैं कि हम इनके आई लव हिम। तो ये पूरे देश में या पूरी दुनिया में बात फैल गई, इसकी वजह शुरू हुआ। मैं समझता हूँ कि पुलिस को अगर कोई चीज गैर कानूनी हो रही है तो पुलिस को उस पर नोटिस देना चाहिए, उस पर बुलाना चाहिए, बात करना चाहिए, केस करना चाहिए। लेकिन इस तरह से लाठीचार्ज करना, मैं समझता हूँ ये बर्बरता है। अबू आजमी का ये बयान साबित करता है कि राजनीति के पैर उल्टे होते हैं। सवाल यह है कि जब भीड़ पुलिस पर पत्थरबाजी कर रही हो, पेट्रोल भरी बोतलें और कारतूस लेकर घूम रही हो, तो क्या पुलिस को उसे बुलाना चाहिए और बात करनी चाहिए? दिक्कत आई लव मोहम्मद से इस देश को कभी नहीं हो सकती। ये कट्टरपंथी भी जानते हैं कि भारत कोई इस्लामिक देश नहीं है, लेकिन बात उन मुट्ठी पर फिरका परस्तों की है जो अपनी आदतों से, करामातों से और कारगुजारियों से बाज नहीं आ रहे। ये हाल और जुबान है उनकी जो कहते फिरते हैं कि बीते 11 सालों में उन पर बड़ी ज्यादती हो रही है, धर्म के नाम पर उनके साथ अन्याय हो रहा है। अब अगर पुलिस इस जहरीले मौलाना पर एक्शन ले ले तो फिर फौरन विक्टिम कार्ड खेलना शुरू हो जाएगा। जो वायलेंस की बात करता है वो कंडेमनेबल है, मगर अगर कोई पोस्टर उठा रहा है जैसा आई लव महादेव, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें बुरी बात क्या है भाई? लेकिन रैली से ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए ऐसा बोल दे। किसी के बारे में हो। हमारे एक बात बताइए, जितने जुलूस निकलते हैं मस्जिद के सामने जाकर प्रोवोकेटिव गाने लगाते हैं, आप लोग कभी चलाए?
नहीं, ईमानदारी से आप हम खुद का हम लोग आपसे जुड़ी हुई खबर, हर समाज से जुड़ी हुई खबर चलाते हैं। हमारी छोड़ दीजिए, जितने रिलीजियस प्रोसेशन निकलते हैं हर बार मस्जिद के सामने खड़े होकर कितने बुरी तरीके से जो एज पॉप के नाम से मशहूर है बकवास किस्म के गाने लगाते हैं और पुलिस कुछ नहीं करती है, उस पर तो करिए कार्रवाई। ओवैसी कोर्ट बदल कर आए हैं, कैमरे के सामने कुछ और, मजलिसों में कुछ और। हिंसा की बात को निंदा योग्य बताने वाले ये वही ओवैसी हैं जिनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी सरेआम 15 मिनट वाली धमकी सियासी मंचों से उछाल चुके हैं। अगर देखें तो ओवैसी मार्का राजनीति का मजहबी फॉर्मूला भी कुछ वैसा ही रहा है जो अराजकता में सियासी अवसर खोजता है। वक्फ बिल को लेकर मुसलमानों को भड़काना, 3 तलाक को मुसलमानों के पर्सनल लॉ में इंटरफेयर बताना, CAA पर झूठ फैलाना, हिजाब मुद्दा मस्जिदों को खतरे में बताना, UCC पर झूठ फैलाना, उकसाना और सबसे अहम हिंदुओं से नफरत और पुलिस और कानून व्यवस्था का मखौल। सच यही है कि इस देश में आई लव मोहम्मद से किसी भी हिंदू को कम से कम ऐतराज नहीं हो सकता, क्योंकि बाहरी आक्रांताओं के दौर में भी उसने अपने धर्म की विनम्रता को नहीं छोड़ा।